3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। दीपावली पर ब्लास्ट की मिली धमकी के मद्देनजर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। आरपीएफ जीआरपी ने शुरू किया सर्च अभियान। चप्पे चप्पे की डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से ली तलाशी। दीपावली पर्व पर आतंकी संगठन द्वारा मिले धमकी भरे पत्र के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई। इसी के तहत अजमेर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी सहित सुरक्षा एजेंसियों ने रेलवे स्टेशन सहित ट्रेन की बोगियों में डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर के साथ सर्च अभियान चलाया। आरपीएफ अधिकारी ने बताया कि पंजाब में रेलवे अधिकारी को डाक के जरिए पत्र मिला, जिसमें आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एरिया कमांडर मोहम्मद अमीन शेख ने लिखा कि वे दीपावली पर रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में धमाके करेंगे। ऐसी धमकी के मद्देनजर तमाम रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया। रेलवे मुख्यालय से मिले अलर्ट के बाद अजमेर रेलवे स्टेशन पर भी रैंडम तलाशी और सघन जांच करने के लिए दस्ता तैनात रहा। उन्होंने बताया कि दीपावली के बाद तक यह सर्च अभियान यूं ही जारी रहेगा। देखिए सर, दीपावली का त्यौहार है, 3 दिन बाद ही भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। सुरक्षा एजेंसियां सभी अलर्ट में हैं। हमारे पास मैसेज भी है, अभी आज ही मैसेज आया है, पंजाब में कोई लेटर रिसीव हुआ है जिसमें कोई बताया है कि मंदिरों को, स्टेशनों को उड़ा देंगे, स्टेशनों को। तो उसके संबंध में हमारे पास आज रेड अलर्ट आया है और हम अपने स्टाफ को ब्रीफ कर रहे हैं, रैंडमली चेक कर रहे हैं और सीसीटीवी के माध्यम से भी नज़र रखी जा रही है कि स्टेशन पे कोई अप्रिय घटना ना हो, चेक कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड के साथ भी आज चेक? बिल्कुल, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया है। डॉग स्क्वाड दिन में 3 बार आ रहा है और तीनों बार चेक कर रहा है। रैंडमली ट्रेनों को चेक कर रहे हैं। आज भी बांद्रा को चेक किया है। बिल्कुल, कुली वेंडर्स के साथ भी मीटिंग की गई है। स्टेशन पे कार्य करने वाले हर एक रेल कर्मचारी को भी मैसेज दिया गया है कि विशेष तौर पे ध्यान रखें, कोई लावारिस सामान अगर स्टेशन पे दिखाई देता है तो तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को सूचित करें। ये अभियान जारी रहेगा, हमारे दीपावली के बाद तक जारी रहेगा। डीडीआर अनुपमा टेलर व पर्यवेक्षक त्रिपाठी ने किया शिविर का औचक निरीक्षण। राजस्व अधिकारी शमीम बानो को सौंपा आयुक्त का चार्ज। भाजपा कांग्रेस पार्षदों ने समस्याओं का किया बखान। ब्यावर से हेमंत साहू की रिपोर्ट। ब्यावर शहर में जनता को राहत देने में उनके अटके हुए कार्य पूर्ण करने के लिए 1 माह से प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत शिविर जारी है। सोमवार शाम को शहर के गिब्सन हॉस्टल में लगे शिविर में डीएलबी की उपनिदेशक अनुपमा टेलर व संभाग पर्यवेक्षक कृष्ण अवतार त्रिवेदी ने औचक निरीक्षण कर शिविर में हो रहे कार्यों का जायजा लिया। शिविर में आयुक्त जब्बर सिंह के छुट्टी पर चले जाने पर उपनिदेशक टेलर ने राजस्व अधिकारी शमीम बानो को आयुक्त का चार्ज सौंपा। कांग्रेस पार्षद दलपत मेवाड़ा ने लंबे चल रहे प्रकरणों पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए परिषद की कार्यप्रणाली पर निशाना साधा। भाजपा पार्षद मंगत सिंह मोनू ने राजस्व अधिकारी शमीम बानो को आयुक्त का चार्ज दिए जाने का विरोध करते हुए उनके विभाग पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस पार्षद विक्रम सोनी व घनश्याम फुलवारी ने भी नगर परिषद पर शहर की गंभीर समस्याओं को नजरअंदाज करने के आरोप लगाए। शिविर में उपनिदेशक अनुपमा टेलर, संभाग पर्यवेक्षक कृष्ण अवतार त्रिवेदी व आयुक्त शमीम बानो ने अनेक लोगों को पट्टे वितरित किए। इस दौरान उपनिदेशक टेलर ने पत्रकारों से बात करते हुए शिविर में हो रहे कार्यों के बारे में बताया। उपनिदेशक टेलर को पत्रकारों ने पत्रकार कॉलोनी में भूखंड शीघ्र आवंटित करने की मांग के बारे में बताया, जिसे गंभीरता में संज्ञान में लेकर शीघ्र निवारण करने का आश्वासन दिया। तत्पश्चात उपनिदेशक टेलर व पर्यवेक्षक त्रिवेदी ने नगर परिषद पहुंचकर परिषद अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक लेते हुए शिविर में हो रहे कार्यों का शीघ्र निपटारा कर लोगों को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। प्रशासन शहरों के संग अभियान जो है चांगलेट के पास में लगा हुआ है अपना गिब्सन हॉस्टल के परिसर में। इसमें काफ़ी चीज़ें देखी और हम लोगों ने इसमें इनकी समीक्षा भी की है। इसमें यह है कि जैसे 25 प्रकरण इन्होंने म्यूटेशन के आज तैयार करके, और अभी आप देख रहे थे कंप्लीट थे, 1-2 अपन ने प्रार्थियों को बांटा भी था और लेट हो गए इसके कारण से। तो 25 म्यूटेशन आज तैयार हो गए हैं और करीबन 15 खांचा भूमि के प्रकरणों का आज निस्तारण हुआ है।
और काफ़ी अभी हमारे पास जयन साहब की मौका जांच रिपोर्ट में पड़े हैं। 72 आवेदन 69 ए के अंतर्गत आए हैं, जिसमें से हमने 53 आवेदन के साथ उनको आज दिन भर के लिए मौका जांच के लिए भेजा है और वो अभी हमारे पास शाम को आकर रिपोर्ट देंगे कि कितने प्रकरणों पर मौका जांच हुई है। इसके साथ सब डिवीज़न के कुछ प्रकरण भी पेंडिंग है, बिल्डिंग परमिशन की भी कुछ परमिशन हुई है और कुछ प्रार्थी के, क्योंकि आजकल ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन का प्रावधान है, तो ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन में जैसे ही सब कुछ अगर उन प्रक्रियात्मक चीज़ सही होती है तो उसके बाद में डिमांड राशि के रूप में प्रार्थी के लेवल पे वो पेंडिंग हो जाता है। तो इस पोर्टल में हम लोग ये करेंगे कि अब यहाँ पे हमारे जो ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन करते हैं वो खुद ही एक को फ़ोन करेंगे कि आपका 8 दिन से पेंडिंग पड़ा है, 10 दिन से पेंडिंग पड़ा है और आप यहाँ आके और आपकी ये राशि है वो जमा करा दें ताकि नियमानुसार आपको बिल्डिंग परमिशन मिल जाए। तो इस प्रकार से ये वाली पेंडेंसी हम लोगों ने देखी, जो काफ़ी 38-40 प्रकरण पड़े हैं करीबन। तो अगर ये सारे प्रार्थीगण अगर पैसा जमा करा देते हैं तो इनको बिल्डिंग परमिशन, मैं तो कह रही हूँ, कल ही जारी हो जाए। 26 सितंबर को हुई रीट परीक्षा 2021 का राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया परिणाम। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली ने सफल अभ्यर्थियों को दी शुभकामनाएं, असफल अभ्यर्थियों को निराश न होने की करी अपील। 26 सितंबर को संपन्न हुई प्रदेश की सबसे बड़ी रीट परीक्षा 2021 का परीक्षा परिणाम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली ने जारी करते हुए परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। वहीं असफल हुए अभ्यर्थियों को निराश न होने और फिर से प्रयत्न करने की सीख दी। उन्होंने कहा कि यह परीक्षा जिंदगी का आखिरी पड़ाव नहीं है, आगामी जीवन में ऐसी परीक्षाएं और भी आएंगी जिनके लिए दोबारा से तैयारी कर उनमें सफलता हासिल करें। उन्होंने रीट परीक्षा के तमाम सफल अभ्यर्थियों को अध्यापक बनने की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। हमने आज लेवल प्रथम रीट परीक्षा लेवल प्रथम, लेवल द्वितीय और अलवर में हुई परीक्षा 16 अक्टूबर तीनों का परीक्षा परिणाम जारी किया है। परीक्षा परिणाम अच्छा रहा है। मेहनतकश बच्चों को आज दिवाली का हमारी ओर से तोहफा है। जिन बच्चों का नहीं हुआ उनके साथ हमें भी दुख है, लेकिन ये जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं है। उन सभी अभ्यर्थियों को मैं मेरी ओर से कहना चाहूँगा कि मेहनत करें, जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं है, कार्य करते रहे, सफलता जरूर मिलेगी। जिस बेटे को कोख से दिया जन्म वही कुपुत्र बना मां की जान का दुश्मन। सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत जिला कलेक्टर ने बेटे बहू को बेदखली के दिए आदेश। न्यू केसरी कॉलोनी आदर्श नगर में रहने वाली 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला सीता देवी अजमेरा अपने बेटे योगेंद्र अजमेरा और बहू सपना अजमेरा की कलयुगी करतूतों से इस कदर परेशान है कि जब पुलिस थानों के चक्कर लगाने के बाद भी सीता देवी को कोई राहत नहीं मिली तो उन्होंने अपने वकील के साथ जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित के समक्ष पेश होकर सीनियर सिटीजन एक्ट में कार्रवाई की मांग की। जिला कलेक्टर ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कलयुगी बेटे बहू को बेदखली के आदेश देकर मकान खाली करने के निर्देश दिए, जिस पर बेटे बहू ने मकान तो खाली कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वह मां को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। लिहाजा पुलिस अधीक्षक से मिलकर सीता देवी ने सुरक्षा की गुहार भी लगाई। सीता देवी का कहना है कि उसे कभी भी बेटे बहू जान से मारकर मकान पर कब्जा कर सकते हैं, साथ ही उसके दूसरे बेटों के बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लिहाजा उसे पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए। मेरे बेटे बहू है, मतला लड़का है योगेंद्र और सपना साहब, वो मारपीट करते हैं और परेशान करते हैं। मैं थाने में जा की रिपोर्ट कराते कराते तंग आ गई। पाबंद होता है, आता है और आते ही वापस झगड़ा चालू कर देता है। अच्छा। मारपीट चालू कर देता है। इतना परेशान कर रखा, शराब पी के आता है और घर में उधम मचाता है। और वो सपना मेरे को पकड़ कर दीवार के बचेड़ा लगाती है, मेरे को घर से बाहर निकालती है। मेन गेट के भी ताले लगाते थे, मेरे को घर से बाहर निकालने की धमकी देते हैं। ये साहब मेरे कलेक्टर साहब की फेस हुई थी। कलेक्टर साहब ने मेरे सिटीजन का जो फैसला दिया मेरे को, उन्होंने इनको बेदखल करके और खाली करने का आदेश करा। 7 तारीख 2021 को आदेश किया। अब कल जाके मेरा मकान खाली करा। जी भय पूरा रहता हमारे को, आता धमकी देके चला जाता। कल भी बोल रहा था खाली करके गया था, अगर तो मेरे बच्चों को भीख नहीं मांगने दूं, तेरे बच्चों को रोड पे भीख मंगवा के रहूंगा।
तो अब मुझे पूरा उसका खतरा है। मेरे बेटे दूसरे बेटे हैं, उनकी पोतियां हैं, पोते हैं, किसी को भी उठवा सकता है, जान से खत्म भी करवा सकता है। मेरा और मेरे बच्चों का भी जान का खतरा परिवार है, जिस सुरक्षा की मांग चाहिए। एक्चुअली माता जी हैं, वृद्धा, लगभग 80 साल की उम्र होगी इनकी, सीता देवी। इनके जो दूसरे नंबर के बेटे बहू हैं, योगेंद्र अजमेर और सपना अजमेर, इनको आए दिन मारते पीटते परेशान करते थे। कई बार मेडिकल भी कराया, 323, 341 के मुकदमे ही बने, लेकिन उससे पार पड़ी नहीं। लास्ट थकार के सीनियर सिटीजन एक्ट में कलेक्टर साहब के पास में आई। कलेक्टर साहब ने मामले की गंभीरता को समझा और मौके की नजाकत को देखते हुए इनको बेदखली के आदेश दिए कि साहब योगेंद्र अजमेर, सपना अजमेर को बेदखल किया जाए। कल इसकी कंप्लायंसेस पूरी हुई, डर पूरा बना हुआ। कल भी ये धमकी देके गए इनके बेटे और बहू योगेंद्र अजमेर, सपना अजमेर की साहब कभी भी जान से मार सकते हैं इनको और कुछ भी हरकत कर सकते हैं। चूंकि वृद्ध महिला है और वहाँ पे अकेली रहती है, तो साहब इनके साथ कुछ भी जान माल की हानि होती है, तो उसके लिए एसपी साहब से सुरक्षा की मांग भी की इन्होंने अभी सुबह। आगे देखते हैं अब क्या रहता है। बाकी न्याय तो इनको मिल चुका है कुछ हद तक, न्याय की प्रतीक्षा में मेन आगे आपके साथ में। त्योहारों के मद्देनजर धौलपुर आगरा से आई नकली मावे और मिल्क केक की खेप। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर स्पेशल टीम और क्लॉक टावर थाना पुलिस ने 2 बसों से 4 क्विंटल नकली मावा किया जब्त। त्योहारों के मद्देनजर पुलिस कप्तान विकास शर्मा के निर्देश पर मिलावटी और नकली खाद्य वस्तुओं पर नजर रखने और कार्रवाई करने के लिए समस्त थाना प्रभारियों और स्पेशल टीम को निर्देशित किया गया था। क्लॉक टावर थाना प्रभारी दिनेश कुमावत ने बताया कि स्पेशल टीम को मिली सूचना पर आज हजारीबाग पर आने वाली प्राइवेट ट्रेवल्स की बसों से नकली मावा और मिल्क केक बरामद किया गया। पुलिस ने अमर ट्रेवल्स और चिराग ट्रेवल्स की बसों से भारी मात्रा में नकली मावे और मिल्क केक की खेप को बरामद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी है। आज सुबह स्पेशल टीम को सूचना मिली थी और एसपी साहब के निर्देशानुसार जो त्योहारों को देखते हुए नकली मावा और नकली मिठाइयाँ वगैरह जो इनके ऊपर कड़ी नज़र रखने के लिए स्पेशल टीम को निर्देशित किया गया था। इसके तहत आज हजारीबाग ट्रेवल्स वाली बसों में नकली मावा आने की सूचना मिलने पर स्पेशल टीम के इस जो स्टाफ है वो और हमारे थाने के स्टाफ यहाँ पे आए और उन्होंने अमर ट्रेवल्स और चिराग ट्रेवल्स की जो 2 बसें थी उससे जो लोड करके लाया गया नकली मावा जो था और नकली मिल्क केक उसको यहाँ पे उतारा गया। हमने सीएमएचओ की टीम सीएमएचओ साहब को अवगत कराया गया। सीएमएचओ साहब ने अपनी टीम भेजी है। मौके पर सीएमएचओ साहब की टीम पहुँच गई है और वो उसकी सैंपलिंग के साथ साथ जो आगे की कार्रवाई है वो सीएमएचओ साहब की टीम वो आगे की कार्रवाई करेगी। ये करीब 2000 किलो से ज़्यादा 2000-2500 किलो से ज़्यादा का नकली मावा और मिल्क केक हो सकता है। अभी सैंपलिंग हो रही है, उसके बाद में तय होगा कि ये नकली है या कैसे। ये अब आगे की कार्रवाई सीएमएचओ साहब की जो टीम आई हुई है उनके द्वारा की जाएगी। वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी के निर्देश पर चिकित्सा महकमे की टीम ने आकर जब्त किए गए मावे और मिल्क केक के सैंपल लेकर जाँच की। साथ ही मावा और मिल्क केक मंगाने वाले मालिक की तलाश भी की, लेकिन 3 घंटे तक कोई भी मालिक नहीं पहुंचा जिसने यह मावा और मिल्क केक मंगाया हो। चिकित्सा अधिकारी सुनील चोटवानी ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर भारी मात्रा में खाद्य सामग्री बनाने के लिए नकली मावा और अन्य सामग्री मंगाई जाती है। आज भी लगभग 4 क्विंटल मावा और मिल्क केक मंगाया गया जो धौलपुर और आगरा से अजमेर पहुंचा है। ट्रेवल्स वालों के पास ना तो इस माल को भेजने और मंगाने वाले का कोई नाम पता है, ना ही कोई बिल वेबिलिटी। ऐसे में इसके नकली होने का अंदेशा है। लिहाजा काफ़ी देर इंतजार करने के बाद जब इसका कोई धनी धोरी यहाँ नहीं पहुँचा तो इस नकली मावे और मिल्क केक को नष्ट कराया जा रहा है। काफ़ी दिनों से दिवाली के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चल रहा है, तो ऐसी कुछ सूचनाएं थी कि धौलपुर आगरा से मावा यहाँ सप्लाई किया जा रहा है। इसी के तहत आज हमारे सीएमएचओ डॉक्टर के सोनी साहब को सूचना मिली पुलिस के द्वारा कि एक ट्रेवल्स की बस को रोका है जिसमें भारी मात्रा में मावा और मिल्क केक है। हम यहाँ 3 घंटे हो गए हैं, पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ कोई इस जो ट्रेवल्स वाला लेके आया है उसके पास कोई बिल नहीं है, कोई बिल्टी नहीं है कि किसने धौलपुर आगरा से माल भेजा है और किसके यहाँ भेजा जा रहा है। ये ज़रूर है कि इन कट्टों पे अनिल, मोहन इस तरह के नाम लिखे हुए, नहीं उनसे कोई पुष्टि नहीं हो रही है। काफ़ी कोशिश के बाद भी अभी तक कोई मालिक मौके पर नहीं पहुंचा है और इसको देखते हुए मिलावट के संदेह के आधार पर हम इस पूरे माल को नष्ट करवाएं। लगभग करीब 4 क्विंटल मिल्क केक और मावा वहाँ से सप्लाई हुआ है। दरगाह बाजार फूल गली में परचून की दुकान में अल सुबह लगी आग। सकरी गलियां होने से फायर ब्रिगेड को पहुंचने में करनी पड़ी मशक्कत, बमुश्किल पाया आग पर काबू। मंगलवार अल सुबह 2:15 बजे दरगाह इलाके की फूल गली में एक परचून की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया।
दरगाह थाना पुलिस की सूचना पर नगर निगम फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने पहुंचकर बमुश्किल आग पर काबू पाया। स्थानीय पार्षद शाकिर खान ने बताया कि इस आगजनी में कोई हताहत नहीं हुआ है। समय रहते सिविल डिफेंस, दरगाह थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होना माना जा रहा है। अभी रात 2:15 पर हमारे को सूचना मिली कि दरगाह क्षेत्र फूल गली के इलाके के अंदर में एक दुकान के अंदर में आग लगी, जो कि एक किराने की दुकान बताई जा रही थी, जिसके पास में और भी कई बिल्डिंगें और कई इमारतें हैं। मगर हमारे सूचना मिलने के बाद में दरगाह थाना पुलिस ने पूरा सहयोग करा। नगर निगम की ओर से फायर ब्रिगेड की टीम और हमारी डिफेंस की टीम ने इसमें पूरी बलवत्ता हासिल करी और आग को टाइम पे काबू में पा लिया, जिससे जनहानि कोई नहीं हुई। अभी आग की वजह का कुछ कारण पता नहीं चला है, या तो शॉर्ट सर्किट के कारण हुई होगी, यही कारण पता चल रहा है अभी तक तो। बाकी और कोई कारण पता नहीं चला। बाकी दरगाह थाने की टीम, हमारी डिफेंस की टीम और नगर निगम की फायर ब्रिगेड, इसने मौके के ऊपर पे सही टाइम पे अपना कार्य निभाया और मैं मौजूदा पार्षद जो मौके पे मौजूद था, अभी तक कोई जनहानि की कोई खबर नहीं है और न कोई जनहानि हुई है। वहीं ड्यूटी इंचार्ज फायरमैन त्रिलोक सिंह ने बताया है कि दुकान के बाहर किसी अज्ञात व्यक्ति ने कचरा जलाया, शायद उसी से दुकान के अंदर आग लगी हो। फायर ब्रिगेड की ओर से एक मिनी फोम टेंडर और एक वाटर टेंडर गाड़ी भेजी गई, जिसने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया, क्योंकि दरगाह इलाके में बड़ी गाड़ियों के जाने का रास्ता नहीं मिलता। मुझे 2 AM पर हमें सूचना प्राप्त पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा बलवीर सिंह जी SI द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दरगाह बाजार फूल गली में आग लग रही है। वहाँ पे हमने 2 गाड़ियाँ रवाना करी, तो आग को वहाँ पे पूर्ण रूप से कंट्रोल किया गया और सीमा नेपो साहब भी वहाँ मौके पर मौजूद थे। समस्या तो है सर, वहाँ पे बहुत कंजेस्टेड एरिया था, तो भी हमारी स्टाफ ने पूरी पूरा कंट्रोल आग को करा और अपने पूरी व्यवस्था संभाली। सर 1-1.5 घंटा लगा, क्योंकि वो दुकानें थी परचूनी की, तो वहाँ मौके पे पाया गया कि किसी ने वहाँ पे कचरा जलाया था, तो उसके अनुरूप आग लग गई थी। मतलब उसने 737 मिनी फॉर्म टेंडर गई थी और एक 3580 गाड़ी अपने वाटर टेंडर गई। पार्षद द्रौपदी कोली ने कलेक्टर से इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड स्कीम में बैंकों द्वारा ऋण नहीं देने की शिकायत। कलेक्टर ने तत्काल बैंक अधिकारियों को किया निर्देशित, दीपावली बाद होगा ऋण वितरण। प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष द्रौपदी कोली ने मंगलवार को जिला कलेक्टर से मिलकर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई इंदिरा गांधी क्रेडिट योजना के सफल क्रियान्वयन के उद्देश्य को बैंक अधिकारियों पर विफल करने के आरोप लगाते हुए शिकायत की। द्रौपदी कोली ने बताया कि नगर निगम व संबंधित विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदनों को पास कर दिया गया, बावजूद इसके बैंक इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए का ऋण उपलब्ध नहीं करवा रहे। उन्होंने बताया कि कोविड काल में धंधे रोजगार से हाथ धोने वाले श्रमिक वर्ग को मुख्यमंत्री द्वारा यह राहत दी जा रही है कि उन्हें इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है, लेकिन सारी फॉर्मेलिटीज होने के बावजूद बैंक उन्हें पैसा नहीं दे रहे। इस पर जिला कलेक्टर ने बैंक को फोन लगाकर मामले में स्पष्टीकरण मांगा। तो बैंक अधिकारियों ने बताया कि दीपावली अवकाश के बाद सभी पात्र व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसके साथ ही कोरोना से मृत्यु होने वाले मृतक आश्रितों को मिलने वाली 1 लाख रुपए की मुआवजा राशि भी नहीं मिलने की जानकारी दी, जिसे लेकर कलेक्टर ने तत्काल समाज कल्याण विभाग को आदेशित किया। द्रौपदी कोली ने जिला कलेक्टर का आभार जताते हुए बताया कि जिला कलेक्टर मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए तत्काल राहत पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं एक एप्लीकेशन देने आई थी कलेक्टर साहब को कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी है बहुत संवेदनशील है और उन्होंने अभी लोगों के लिए, क्योंकि कोरोना में लोगों की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, संगठित असंगठित श्रमिकों के लिए जो एक इंदिरा गांधी क्रेडिट योजना चालू की है ऋण की 50,000 तक की, जिसमें आप कभी भी 50,000 रुपये तक लेकर काम कर सकते हो, अपना काम चालू कर सकते हो और काम को बढ़ा सकते हो। उस क्रेडिट कार्ड के लिए नगर निगम ने हमारे ऑनलाइन फार्म भरवाए गए हैं और जिससे कलेक्टर साहब को पास भी कर रहे हैं। तो कलेक्टर साहब और नगर निगम से हमारे दोनों पास हो चुके हैं लोगों के फार्म, लेकिन बैंक ने पैसे नहीं दिए। तो उस बारे में मैं कलेक्टर साहब से आज मिलने आई थी, तो कलेक्टर साहब को ये बताया मैंने कि साहब वो आपने तो पास कर दिया, नगर निगम ने पास कर दिया, लेकिन लोगों को पैसे नहीं मिले हैं। और बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले ये कहते हैं हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं आई है, हमारे पास ऐसा कोई कागज़ नहीं आया जिसके ज़रिए हम पैसे दें। तो कलेक्टर साहब ने तुरंत अभी फ़ोन किया बैंक वालों को, उन्होंने बैंक वालों से कहा भाई आप लोगों को क्रेडिट कार्ड बनाने थे, कब बना रहे हो, क्यों नहीं बनाया अभी तक जो सेंक्शन हुई। तो बैंक वालों ने कहा हम दीपावली की 4 तारीख के बाद क्रेडिट कार्ड बना देंगे, लोगों को तुरंत
पैसे उपलब्ध करा देंगे। तो सीएम साहब का जो टारगेट है कि 5 लाख लोगों को कम से कम उन लोगों को पैसे ऐसे दिए जाए जिससे कि वो अपने कोरोना में जो अभी क्षति हुई है उस का भरपाई हो सके, काम कर सके अपना। और कलेक्टर साहब ने भी टारगेट दिया, मेरे को खुद को कहा कि मैडम आपको खुद को मेगा कैंप लगाना है और दीपावली के बाद कम से कम नहीं तो 10,000 क्रेडिट कार्ड आपको भी बनवाने हैं। और मैं ये कोशिश करके दीपावली के दूसरे तीसरे दिन एक मेगा कैंप लगाऊंगी और जो हमारे सीएम साहब चाहते हैं, लोगों को मदद करना चाहते हैं, तो मैं 10,000 कैंपों को लगाऊंगी। और अभी एक मसला मेरे वार्ड का भी था जो मैंने पूर्व में कैंप लगाया था, जिनकी कोविड से डेथ हुई थी, जो हमारे सीएम साहब ने कहा था कि 1 लाख रुपए तुरंत दे रहे थे और दिए भी हैं। हमारा एक मैटर रह गया था तो मैं उनसे भी, कलेक्टर साहब से उनके बारे में भी मिली कि 5 महीने हो गए सर, अभी इनके 1 लाख रुपए अभी तक नहीं आए इनके अकाउंट में, और तो कहाँ क्या प्रक्रिया रह गई है। तो उन्होंने तुरंत समाज कल्याण विभाग फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मैंने जस्ट अभी 47-48 केसों पे साइन किए हैं। तो उन्होंने उनको फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि अभी आपके अकाउंट में 1 घंटे में पैसे आ जाएंगे। तो इस तरह से मैं कलेक्टर साहब का आपके इसके चैनल के माध्यम से कलेक्टर साहब का भी धन्यवाद प्रेषित करना चाहती हूँ कि वो इतने संवेदनशील है कि तुरंत लोगों की कार्रवाई करते हैं। सावर थाना अंतर्गत 23 जुलाई 2020 में हुए दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने सुनाया फैसला। आरोपी को 10 साल कठोर कारावास व 70,000 रुपये के अर्थदंड से किया दंडित। पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 के न्यायाधीश राजेश चंद्र गुप्ता ने मंगलवार को सावर थाना अंतर्गत 23 जुलाई 2020 को हुए एक दुष्कर्म के मामले में मुलजिम कल्याणमल को 10 साल का कठोर कारावास सजा के साथ ही 70,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 25 दस्तावेज और 13 गवाह प्रस्तुत किए गए। शेखावत ने बताया कि मुलजिम कल्याणमल पीड़िता का रिश्तेदार था और पीड़िता को फोन पर शादी का दबाव बनाया करता था। एक दिन मौका देखकर पीड़िता को अपने साथ ले जाकर उसके साथ दुराचार किया। इसके बाद सावर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। आज पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश राजेश चंद्र गुप्ता ने आईपीसी की धारा 363, 366, 376 और धारा 3/4 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में मुलजिम कल्याणमल को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास के साथ ही 70,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अदम अदायगी अर्थदंड अभियुक्त को 3 माह का कठोर कारावास अलग से भुगतना होगा। पुलिस थाना सावर का मामला था। दिनांक 23/7/2020 की घटना थी और ये जो मुलजिम जो कल्याणमल जाजपुर जिला भीलवाड़ा का रहने वाला था, पीड़िता की रिश्तेदारी में कुछ लगता था और ये पीड़िता को फ़ोन पे बार बार ये दबाव बनाता था तो मेरे साथ साथ मैं तेरे से शादी करूँगा, और इस पर बार बार दबाव बनाया। तो एक दिन मौका देकर पीड़िता को ले गया अपने साथ और इसके साथ गलत काम किया, जिसमें पुलिस थाना सावर ने मुकदमा दर्ज किया और फिर उस मुलजिम को अरेस्ट किया। आज इसमें पॉक्सो संख्या 2 न्यायाधीश श्री राजेश चंद्र गुप्ता जी ने एक अहम फैसला सुनाया। मुलजिम कल्याणमल को 10 साल का कठोर कारावास व 70,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया है। इसमें कुल टोटल 25 दस्तावेज प्रतिष्ठित हुए और 13 गवाह एग्जामिन हुए। एडीए के जोनल सर्वे के दौरान रेंज से बाहर होकर गुम हुआ ड्रोन पुलिस ने किया बरामद। ड्रोन चुराने वाले चोर गिरफ्तार, एक आरोपी सहित एक विधि के विरुद्ध को किया निरुद्ध। किशनगंज थाना अंतर्गत अजमेर विकास प्राधिकरण के जोनल सर्वे के लिए बनाए जा रहे जोनल डेवलपमेंट प्लान के लिए एक प्राइवेट कंपनी को हायर किया गया था, जो ड्रोन के जरिए इस प्लान को शूट कर रही थी। प्लान शूट करते वक्त जनाना रोड पर ड्रोन रेंज से बाहर होकर कहीं गुम हो गया, जिसका रिमोट से संपर्क कटने के बाद उसकी तलाश की गई लेकिन वह नहीं मिला। इसके बाद किशनगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। थाना प्रभारी डॉक्टर रवि सामरिया ने बताया कि मामला ड्रोन से जुड़ा और संवेदनशील होने के चलते एक स्पेशल टीम का गठन किया गया, जिसने सारे तथ्यों पर सर्च करते हुए मोबाइल पर सर्कुलेट हो रही एक फोटो के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी प्राप्त कर ली। उन्होंने बताया कि मोबाइल पर एक ड्रोन का फोटो सर्कुलेट हो रहा था, जिसके बारे में पूछताछ करते हुए जिसके मोबाइल से यह फोटो सर्कुलेट या वायरल हुई उस तक पहुंचा गया तो लोहागल रोड सरकारी स्कूल के पास रहने वाले जितेंद्र नाथ पुत्र संतोष नाथ को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वहीं उसके साथ इस मामले में आरोपी विधि के विरुद्ध एक बालक को भी निरुद्ध किया गया। ड्रोन चोरी के प्रकरण का खुलासा करने वाली टीम को थाना प्रभारी ने शाबाशी और शुभकामनाएं दी। देखिए, ये ड्रोन है, उसकी चोरी का मामला है। लगभग 10 लाख रुपए इसकी कीमत है ड्रोन की। मामला कुछ इस तरीके से था कि एडीए के जोनल सर्वे के लिए
एडीए ने एक प्राइवेट कंपनी, कंसल्टेंट कंपनी थी, उसको हायर किया था, जिसके द्वारा जोनल डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए उनके द्वारा ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। वो जो ड्रोन है वो जब जनाना अस्पताल के पास लोहागल रोड के ऊपर ये जोनल डेवलपमेंट का काम कर रहे थे, उसी दौरान उनके उस नेटवर्क से, रिमोट से उसका संपर्क टूट गया और टूटने के बाद जो ड्रोन था वो कहीं जंगल में जाकर के गिर गया। उन्होंने काफ़ी तलाश किया, फिर नहीं मिला। फिर उन्होंने हमारे पास आकर के एक प्रकरण दर्ज करवाया था, जिस पर हमने, चूँकि संवेदनशील मामला था, ड्रोन चोरी से जुड़ा हुआ था, इसलिए थाने की हमने एक विशेष टीम बनाई और उस टीम के द्वारा कार्य करते हुए लगातार संदिग्धों से पूछताछ भी की गई है। और हमें ये पता चला कि गौशाला के पास किसी लड़के के पास एक ड्रोन की फ़ोटो व्हाट्सएप पे आई है और ये लगातार सर्कुलेट हुई है। उस चीज़ को हमने लगातार फॉलोअप किया है और जहाँ से वो ओरिजिन हुई, जिसके मोबाइल में आई थी, उससे हमने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि 2 लड़के थे, उन्होंने मुझे ये भेजी है और उन लड़कों को हमने डिटेन किया, उससे पूछताछ की तो उन्होंने वो ड्रोन चोरी की मामला कबूल किया है और ड्रोन को हमने बरामद किया। ये लड़के हैं जितेंद्र नाथ, सन ऑफ संतोष नाथ, 20 साल, निवासी सरकारी स्कूल के पास लोहागल अजमेर, और दूसरा विधि के विरुद्ध संघर्षरत बालक है। इस तरीके से पूरा मामला था। इस पूरे घटनाक्रम में जो हमारी टीम थी उसका जो महत्वपूर्ण रोल रहा है, उसमें फरहतुल्ला जी हैं जो सब इंस्पेक्टर हैं, कुंभाराम जी हैं एएसआई, अजीत सिंह कांस्टेबल, मूलाराम कांस्टेबल और हरेंद्र कांस्टेबल। इस तरीके से ये पूरे ड्रोन चोरी का मामला था जिसने पुलिस ने बरामद कर लिया। अंजुमन के यादगार गेस्ट हाउस में जबरन प्रवेश कर धरना प्रदर्शन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग। अंजुमन यादगार जनरल बॉडी सदस्यों ने जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। अंजुमन यादगार के जनरल बॉडी सदस्यों ने मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन देकर संस्था के चुनाव को लेकर अवैधानिक तरीके से प्रशासन पर दबाव बनाने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। दरगाह के खादिमों की संस्था अंजुमन यादगार रजिस्टर्ड बॉडी है। इसके प्रत्येक 3 वर्ष में चुनाव कराए जाते हैं। कोरोना महामारी और विपक्षी खेमे द्वारा राजस्थान उच्चतम न्यायालय में याचिका विचाराधीन होने और स्थानीय न्यायालय में चुनाव संबंधी प्रकरण विचाराधीन होने के चलते अस्थायी कमेटी द्वारा अंजुमन का विधिवत संचालन किया जा रहा है, लेकिन कथित लोग अपने निजी स्वार्थों के कारण इस कमेटी को काम नहीं करने दे रहे। ये वही लोग हैं जिनके विरुद्ध गबन के मामले, फर्जी वोटर, फर्जी कमेटी बनाने के कई मामले लंबित चल रहे हैं। जनरल कमेटी के सदस्य पूर्व सचिव डॉक्टर अब्दुल मजीद, हाजी इफ्तिकार, मोहम्मद चिश्ती, मोहम्मद हुसैन, मंसूर जावेद, इमरान, नईम अहमद आदि ने पुलिस अधीक्षक से मांग की कि ऐसे कथित लोगों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि ये लोग अंजुमन के संचालन में व्यवधान उत्पन्न न कर सकें। हाजी शेखजादा इफ्तिकार अहमद चिश्ती ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया, हम एसपी साहब को एक मेमोरेंडम देना है जो अंजुमन यादगार चिश्तिया शेखजादगान के ऑफिस के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहा है और कौम के सेक्रेटरी के और कौम के बुजुर्गों के लिए वहाँ पे बैनर उल्टे सुल्टे नामों से लगा रखा है। और ये जितने लोग जो वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये अंजुमन की प्रॉपर्टी इनके कब्जे में है। 75 लाख के गबन में ये जेल होके आए हुए हैं और सिर्फ इनका तो एक ही मकसद है कि अंजुमन के इलेक्शन तो होने, हर तरह से इलेक्शन तो कराने, सेक्रेटरी को करागा। इनका मकसद ये है कि कैसे भी प्रेशर डाल के सेक्रेटरी को परेशान करके सेक्रेटरी 2-3 दिन में इलेक्शन करा दे। संभव है ही नहीं, टाइम लगता है उसमें प्रक्रिया चालू करने में। तो हमारा एसपी साहब से बस ये गुजारिश करना है कि ये जो लोग धरने के अंदर ऑफिस के अंदर बैठे हैं, जो संस्था का ऑफिस है, और वहाँ पे आए दिन उधमदाड़ करते हैं, ये मेमोरेंडम देते हैं और झूठे बयानबाजी करते हैं और ये सब असामाजिक तत्व हैं और ये सिर्फ इनका काम है कि अंजुमन के पैसे को हुड़दुड़ करना। और वहाँ पे ज़ायरीनों के दरगाह शरीफ का कोई इंतजाम में कहीं हिस्सा नहीं लेते। हमारी एसपी साहब से गुजारिश, अभी हम एसपी साहब से वो दिवाली की मीटिंग चल रही है, उसके 10-15 बजे द्वारा मेमोरेंडम दे दें। हमने उनसे गुजारिश करी है कि ऐसे लोगों को प्रतिबंध लगाया जाए और वहाँ से इनको जल्द से जल्द ऑफिस से उठाया जाए और गलत बयानबाजी कर रहे हैं इनके खिलाफ, इनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज कराए जाए। जैसे कोई सेक्रेटरी के साथ जूते मारो, नो भगाओ, भ्रष्टाचार खराब करो, और ये सब भ्रष्टाचारी हैं जो लिख रहे हैं, ये सब भ्रष्टाचारी हैं। इन्होंने साल की 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अंजुमन की हर साल की इन लोगों के तहवील में, और अंजुमन में एक पैसा नहीं जमा कराते हैं। ये अंजुमन का पैसा रांड, बेवा, मिस्किन, यतीम बच्चों को बढ़ता है और हर की सहायता करती है। दरगाह के मेहमानों के, ज़ायरीनों की सहायता करती है। किसी की जेब कटिया उसको टिकट कहती है।
अब ये इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन करागा, सेक्रेटरी ने, सचिव ने कह दिया इलेक्शन करागा। जो भी बाईलॉज के अधीन हमारी जो संस्था का रजिस्टर्ड बॉडी है बाईलॉज है, उस बाईलॉज के अधीन करागा। हमारे ये बाईलॉज को कह रहा है तुम ताक में रख दो और आज अभी बस आज ही ऐलान कर दो कि कब करा रहा इलेक्शन, पेशा डालना है। सदर कोतवाली थाने में 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज, एक बाइक चोरी तो दूसरा पर्स चोरी का मामला। पुलिस दोनों प्रकरणों के अनुसंधान में जुटी। सदर कोतवाली थाना अंतर्गत 2 अलग अलग प्रकरण दर्ज हुए। सदर कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर देवाराम ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 1 नवंबर 2021 को अलीपुरा पिसागन निवासी गफ्फार अली ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया कि वह 29 अक्टूबर को अपने छोटे भाई इस्माइल को लेकर JLN अस्पताल में दिखाने गया था, जहां पार्किंग में उसने अपनी बाइक लगाई। उसके भाई को एडमिट कर लिया गया। इसके बाद जब 30 अक्टूबर को सुबह बाइक लेने पहुंचा, जिस पर बाइक चोरी का मुकदमा सदर कोतवाली थाने में दर्ज कराया है। हेड कांस्टेबल अनिल कुमार मामले की अनुसंधान में जुट गए हैं। दिनांक 1/11/2021 को गफ्फार अली अजीम अली निवासी है, अलीपुरा पिसांगड़ का रहने वाला है। इसने एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि मैं दिनांक 29/10/2021 को समय करीब 5 बजे अपने भाई इस्माइल को लेकर JLN अजमेर पहुंचा था। मेरी मोटरसाइकिल नंबर RJ01 SZ 2614 हीरो SD HF डिलक्स को पार्किंग में खड़ी कर अपने भाई को दिखाने गया। दिखाने के बाद मेरे भाई को एडमिट कर लिया था। दिनांक 30/10/2021 को सुबह 9:30 बजे आकर देखा तो मेरी मोटरसाइकिल नहीं मिली, जिसको कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गया। आधी रिपोर्ट पर मुकदमा नंबर 149 धारा 379 IPC में दर्ज कर तफ्तीश श्री अनिल कुमार हेड कांस्टेबल के जिम्मे की गई है, जो अनुसंधान किया जा रहा है। वहीं दूसरे मामले में परिवादी बलदेव नगर गली नंबर 1 निवासी रामदयाल पुत्र लक्ष्मण सिंह ने थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया कि उसकी बेटी मोनिका रावत 30 अक्टूबर की शाम पुरानी मंडी स्थित कस्तूरी साड़ी के पास एक खिलौने की दुकान पर खिलौने खरीदने गई थी। उसके पास एक बैग था जिसमें एक पर्स रखा हुआ था। पर्स में हीरे की अंगूठी थी, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए, आधार कार्ड, ATM कार्ड और 2000 रुपये की नकदी थी। खिलौना खरीदारी के बाद जब देखा तो बैग में से पर्स गायब था, जिस पर उसने आसपास तलाश की लेकिन पर्स नहीं मिला। इसके बाद सदर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। मुकदमा दर्ज कर थाने के ASI शिवलाल अनुसंधान में जुट गए हैं। मामला ये है कि दिनांक 1/11/2021 को श्री रामदयाल सन ऑफ श्री लक्ष्मण सिंह राजपूत निवासी गली नंबर 3 बलदेव नगर अजमेर ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट दी कि मेरी बेटी मोनिका रावत 30/10/2021 को करीब 5 PM पर कस्तूरी साड़ी वाले के पास खिलौने की दुकान पर गई और खिलौना ले रही थी। खिलौना लेने के बाद देखा, अपना बैग देखा जिसमें पर्स रखा हुआ था। पर्स में हीरे लगी हुई एक अंगूठी, आधार कार्ड, ATM कार्ड था, जो वो पर्स उस बैग में से गायब मिला, जिस पर आज दिनांक 1/11/2021 को इसके पापा ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट दी, जिस पर 379 IPC का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसका अनुसंधान श्री शिवलाल ASI द्वारा किया जा रहा है। 2 लाख की हीरे की अंगूठी बता रहे हैं और 2000 रुपये नकद बता रहे हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizon.com, सच के साथ।